कहानी एक जोरू का गुलाम। बादशाह अकबर और बीरबल बातें कर रहे थे। बात मियां बीवी के रिश्ते पर चल निकली तो बीरबल ने कहा, अधिकतर मर्द जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी बीवी से डरते हैं। मैं नहीं मानता, बादशाह ने कहा। हुजूर, मैं सिद्ध कर सकता हूँ, बीरबल ने कहा। सिद्ध करो। ठीक है, आप आज ही से आदेश जारी करें कि किसी के भी अपने बीवी से डरने की बात साबित हो जाती है तो उसे एक मुर्गा दरबार में बीरबल के पास में जमा करना होगा। बादशाह ने आदेश जारी कर दिया। कुछ ही दिनों में बीरबल के पास ढेरों मुर्गे जमा हो गए। तब उसने बादशाह से कहा, हुजूर, अब तो इतने मुर्गे जमा हो गए हैं कि आप मुर्गी खाना खोल सकते हैं। आप अपना आदेश वापस ले लें। बादशाह को न जाने क्या मजाक सूझा कि उन्होंने अपना आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया। खींचकर बीरबल लौट गया। अगले दिन बीरबल दरबार में आया तो बादशाह अकबर से बोला, हुजूर, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पड़ोसी राजा की पुत्री बेहद खूबसूरत है। आप कहें तो आपके विवाह का प्रस्ताव भेजूं। यह क्या कह रहे हो तुम? कुछ तो सोचो। जनाना खाने में पहले ही दो हैं। अगर उन्होंने सुन लिया तो मेरी खैर नहीं, बादशाह ने कहा। हुजूर, दो मुर्गे आप भी दे दें, बीरबल ने कहा। बीरबल की बात सुनकर बादशाह झेंप गए। उन्होंने तुरंत अपना आदेश वापस ले लिया। कहानी 2-3 सवाल। महाराजा अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। उनकी इस बात से दरबार के अन्य मंत्री मन ही मन बहुत जलते थे। उनमें से एक मंत्री, जो महामंत्री का पद पाने का लोभी था, ने मन ही मन एक योजना बनाई। उसे मालूम था कि जब तक बीरबल दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में है, उसकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की बहुत प्रशंसा की। यह सब सुनकर उस मंत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने महाराज से कहा कि यदि बीरबल मेरे 3 सवालों का उत्तर सही दे देता है तो मैं उसकी बुद्धिमता को स्वीकार कर लूंगा, और यदि नहीं तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह महाराज का चापलूस है। अकबर को मालूम था कि बीरबल उसके सवालों का जवाब जरूर दे देगा, इसलिए उन्होंने उस मंत्री की बात स्वीकार कर ली। उस मंत्री के 3 सवाल थे। आकाश में कितने तारे हैं? धरती का केंद्र कहाँ है? सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं? अकबर ने फौरन बीरबल से इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा और शर्त रखी कि यदि वह इनका उत्तर नहीं जानता है तो मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार रहे। बीरबल ने कहा, तो सुनिए महाराज। पहला सवाल, बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। मेरे दोस्त, गिनकर तसल्ली कर लो, बीरबल ने मंत्री की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। दूसरा सवाल, बीरबल ने जमीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया। फिर एक लोहे की छड़ मंगवाई गई और उसे एक जगह गाड़ दिया और बीरबल ने महाराज से कहा, महाराज, बिल्कुल इसी जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप स्वयं जांच लें। महाराज बोले, ठीक है, अब तीसरे सवाल के बारे में कहो। अब महाराज, तीसरे सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुषों की श्रेणी। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी उपस्थित हैं, जैसे कि ये मंत्री जी। महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दें तो मैं स्त्री पुरुष की सही संख्या बता सकता हूँ। अब मंत्री जी सवालों का जवाब छोड़कर थर-थर कांपने लगे और महाराज से बोले, महाराज, बस मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूँ। महाराज हमेशा की तरह बीरबल की तरफ पीठ करके हंसने लगे और इसी बीच वह मंत्री दरबार से खिसक लिया। कहानी 3, तोते की मौत। एक बार बादशाह अकबर किसी व्यापारी के पास से तोता खरीद कर लाए।
वह तोता देखने में अत्यंत सुंदर था और उसकी बोली भी बड़ी मीठी थी। अकबर ने उस तोते की रखवाली के लिए एक सेवक को नियुक्त कर दिया और उसे साफ हिदायत दे दी कि अगर तोता मरा तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा, और इसके अलावा जिसने भी अपने मुंह से कहा कि तोता मर चुका है उसे भी मौत की सजा मिलेगी। इसलिए तोते की रखवाली अच्छे से करना। सेवक तोते को लेकर चला गया और बड़े उत्साह से उसकी देखभाल करने लगा। उसे कहीं ना कहीं यह डर सता रहा था कि अगर कहीं बादशाह का तोता मरा तो उसकी जान पर बन आएगी। और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ। तोता अचानक मर गया। अब सेवक के हाथ पांव फूलने लगे। उसे बादशाह अकबर की कही बात याद थी। वह तुरंत दौड़कर बीरबल के पास गया और पूरी बात बताई। बीरबल ने उस सेवक को पानी पिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं बादशाह से बात करूंगा। तुम बस इस समय उस तोते से दूर हो जाओ। थोड़ी देर बाद बीरबल अकेले बादशाह के पास गए और बोले कि मालिक, आपका जो तोता था। इतना बोलकर बीरबल ने बात अधूरी छोड़ दी। अकबर बादशाह तुरंत सिंहासन से खड़े हुए और बोले, क्या हुआ? तोता मर गया। बीरबल बोले, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका तोता ना मुंह खोलता है, ना खाता है, ना पीता है, ना हिलता है, ना डुलता है, ना चलता है, ना फुदकता है। उसकी आंखें बंद है और वह अपने पिंजरे में लेटा पड़ा है। आप आइए और जरा उसे देखिए। अकबर और बीरबल फौरन तोते के पास गए। अरे बीरबल, तोता मर चुका है। ये बात तुम मुझे वहीं पर नहीं बता सकते थे? अकबर क्रोधित होते हुए बोले, उस तोते का रखवाला कहाँ है? मैं उसे अभी अपनी तलवार से सजाए मौत दूंगा। तब बीरबल बोले, जी मैं अभी उस रखवाले को हाजिर करता हूं, लेकिन ये तो बताइए कि आपको मृत्यु देने के लिए मैं किसे बुलाऊं? क्या मतलब है तुम्हारा? अकबर जोर से चीखे। जी, आप ही ने तो कहा था कि जो कोई भी बोलेगा कि तोता मर चुका है उसे भी मौत की सजा दी जाएगी, और अभी कुछ देर पहले आप ही के मुख से ये बात निकली थी। अब अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। बीरबल की इस चतुराई से अकबर हंस पड़े और वे दोनों हंसते हंसते दरबार लौट गए। अकबर ने तुरंत घोषणा कर दी कि सेवक पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तोता अपनी मौत मरा है, उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। कहानी 4 दूज का चांद। बीरबल बहुत चतुर, बुद्धिमान और हाजिर जवाब था। उसकी कीर्ति दूर देशों तक फैली हुई थी। ईरान के बादशाह ने जब उसके चातुर्य की तारीफ सुनी तो उसने राजा के पास संदेश भिजवाया कि आपके वजीर को कुछ दिन के लिए मेरे दरबार में भेजने की कृपा करें। राजा ने बहुत कीमती वस्त्र आभूषणों की भेंट के साथ बीरबल को ईरान के लिए रवाना किया। ईरान की सीमा पर बीरबल का भव्य स्वागत किया गया। दूसरे दिन जब बीरबल बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने भी उसकी आवभगत की और राजा के द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकट की। बीरबल ने ईरान के बादशाह को राजनीति के कई रस रहस्य समझाए। बादशाह उसकी हर राय से सहमत हुए। विदाई की बेला में बादशाह ने अपने सभी दरबारियों के बीच हिंदुस्तानी वजीर से एक सवाल किया कि आपके राजा और मेरे बीच आप कैसे तुलना करते हैं? वजीर ने कहा, हमारा राजा दूज के चांद की तरह हैं और आप पूनम के पूर्ण चंद्रमा से सुंदर सुशील हैं। बीरबल के साथ आए राजा के दरबारियों को मौका मिल गया। वह आपस में इस बात को लेकर खुसर खुसर करने लगे कि बीरबल ने ईरान के बादशाह के स्वागत सरकार के आगे अपने राजा को नीचा दिखाया है। ईरान के बादशाह को तो पूनम का चांद बताया और अपने राजा को दूज का चांद। दूसरे दरबारी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो, पूनम का चांद बहुत बड़ा और चमकीला होता है।
जबकि दूज का चांद एक पतली सी रेखा की तरह है। वजीर ने अपने राजा को छोटा बताया, इसकी हमें शिकायत करनी चाहिए। तीसरे दरबारी ने कहा। जब बीरबल वापस अपने राजा के दरबार में लौटा तो राजा ने सारा हालचाल पूछा। बीरबल की बातें सुनकर राजा बोला, आपने हमारे दरबार की शोभा ईरान तक फैलाई, इसकी हमें बहुत खुशी है। साथ गए दरबारियों ने पूनम के चांद और दूज के चांद वाली बात राजा को बताई। राजा इस पर बहुत नाराज हुआ। दूसरे दिन बीरबल से उसने पूछा, आपने मेरी तुलना पूनम के चांद से क्यों नहीं की? वजीर को सारा माजरा समझ में आ गया। वह बोला, हुजूर, आप दूज के चांद की तरह हमेशा अपने पराक्रम, कीर्ति और साम्राज्य कोई दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैंने आपकी प्रशंसा की में दूज के चांद की उपाधि दी। ईरान के बादशाह को पूनम का चांद इसलिए कहा क्योंकि पूनम चंद हर रोज घटा जाता है, सिमटता जाता है। अमावस की रात तो वह बिल्कुल ही नहीं निकलता। आपको दूज का चांद बताकर मैंने अपने राजा की महानता का बखान किया है। दूज का चांद सबको प्रिय होता है, सभी उसके दर्शन करते हैं। पूनम का चांद तो एक दिन चमकता है और दूज का चांद पूरे पखवाड़े तक चमकता है। आप खुद फैसला करें कि दूज का चांद ज्येष्ठ है या पूनम का। राजा ने कहा, हाँ, दूज का चांद। और अपने बीरबल की बात सुनकर राजा खुश हुआ। उसने चुगलखोरों की जमकर खबर ली। राजा ने उससे और इनाम देकर सम्मानित किया। आदमी भागा भागा दरबार में हाजिर हो गया। राजा ने उससे पूछा, जब तुमने इस किसान को अपना कुआं बेच दिया तो फिर इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो? आदमी बोला, महाराज, मैंने इसे केवल कुआं बेचा था, पानी नहीं। यह बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि बात तो यह पते की कह रहा है, कुआं बेचा है, पानी तो नहीं। काफी देर सोचने के बाद जब इस समस्या को सुलझाने में वह नाकाम हो गए तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए राजा अकबर किसी भी मामले पर फैसला लेने से पहले उसकी राय जरूर लेते थे। बीरबल ने एक बार फिर दोनों से उनकी समस्या पूछी। पूरी बात जानने के बाद बीरबल ने उस आदमी से कहा, ठीक है, तुमने कुआं बेचा, पानी नहीं। फिर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में क्या कर रहा है? कुआं तुम्हारा नहीं है, फौरन अपने पानी को कुएं से बाहर निकालो। बीरबल का इतना कहते ही उस आदमी को समझ आ गया कि अब उसकी चालाकी किसी काम नहीं आने वाली। उसने राजा से फौरन माफी मांगी और माना कि कुएं के साथ उसके पानी पर भी किसान का पूरा अधिकार है। यह देखकर राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कुआं बेचने वाले आदमी पर धोखेबाजी के लिए जुर्माना लगाया। सीख, अपने आप को दूसरे से अधिक चालाक नहीं समझना चाहिए। साथ ही धोखा देने की आदत से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपसे भी अधिक बुद्धि का इस्तेमाल करना जानता हो। ऐसे में आपका धोखा पकड़ा जाएगा और आपको अपने किए का भुगतान करना होगा, जैसे इस कहानी के अंत में कुआं बेचने वाले आदमी को करना पड़ा। कहानी 5, जीत किसकी? बादशाह अकबर जंग में जाने की तैयारी कर रहे थे। फौज पूरी तरह तैयार थी। बादशाह भी अपने घोड़े पर सवार होकर आ गए। साथ में बीरबल भी था। बादशाह ने फौज को जंग के मैदान में कूच करने का निर्देश दिया। बादशाह आगे आगे थे, पीछे पीछे उनकी विशाल फौज चली आ रही थी। रास्ते में बादशाह को जिज्ञासा हुई और उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि जंग में जीत किसकी होगी? हुजूर, इस सवाल का जवाब तो मैं जंग के बाद ही दूंगा, बीरबल ने कहा। कुछ देर बाद फौज जंग के मैदान में पहुंच गई। वहां पहुंचकर बीरबल ने कहा, हुजूर, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं और जवाब यह है कि जीत आपकी ही होगी। यह तुम अभी कैसे कह सकते हो, जबकि दुश्मन की फौज भी बहुत विशाल है? बादशाह ने शंका जाहिर की।
हुजूर, दुश्मन हाथी पर सवार हैं और हाथी तो सूंड से मिट्टी अपने ऊपर ही फेंकता है तथा अपनी ही मस्ती में रहता है, जबकि आप घोड़े पर सवार हैं और घोड़ों को तो गाजी मर्द कहा जाता है। घोड़ा आपको कभी धोखा नहीं देगा, बीरबल ने कहा। उस जंग में जीत बादशाह अकबर की ही हुई। कहानी 6 कवि और धनवान आदमी। एक दिन एक कवि किसी धनी आदमी से मिलने गया और उसे कई सुंदर कविताएं इस उम्मीद के साथ सुनाई कि शायद वह धनवान खुश होकर कुछ इनाम जरूर देगा। लेकिन वह धनवान भी महाकंजूस था। बोला, तुम्हारी कविताएं सुनकर दिल खुश हो गया। तुम कल फिर आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कल शायद अच्छा इनाम मिलेगा। ऐसी कल्पना करता हुआ वह कवि घर पहुंचा और सो गया। अगले दिन वह फिर उस धनवान की हवेली में जा पहुंचा। धनवान बोला, सुनो कवि महाशय, जैसे तुमने मुझे अपनी कविताएं सुनाकर खुश किया था, उसी तरह मैं भी तुमको बुलाकर खुश हूं। तुमने मुझे कल कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैं भी कुछ नहीं दे रहा। हिसाब बराबर हो गया। कवि बेहद निराश हो गया। उसने अपनी आप बीती एक मित्र को कह सुनाई और उस मित्र ने बीरबल को बता दिया। सुनकर बीरबल बोला, अब जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। तुम उस धनवान से मित्रता करके उसे खाने पर अपने घर बुलाओ। हाँ, अपने कवि मित्र को भी बुलाना मत भूलना। मैं तो खैर वहां मौजूद रहूंगा ही। कुछ दिनों बाद बीरबल की योजनानुसार कवि के मित्र के घर दोपहर को भोज का कार्यक्रम तय हो गया। नियत समय पर वह धनवान भी आ पहुंचा। उस समय बीरबल, कवि और कुछ अन्य मित्र बातचीत में मशगूल थे। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन खाने पीने का कहीं कोई नामोनिशान न था। वे लोग पहले की तरह बातचीत में व्यस्त थे। धनवान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब उससे रहा न गया तो बोल ही पड़ा, भोजन का समय तो कब का हो चुका। क्या हम यहाँ खाने पर नहीं आए हैं? खाना? कैसा खाना? बीरबल ने पूछा। धनवान को अब गुस्सा आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने मुझे यहाँ खाने पर नहीं बुलाया है? खाने का कोई निमंत्रण नहीं था। यह तो आपको खुश करने के लिए खाने पर आने को कहा गया था, जवाब बीरबल ने दिया। धनवान का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्रोधित स्वर में बोला, यह सब क्या है? इस तरह किसी इज्जतदार आदमी को बेइज्जत करना ठीक है क्या? तुमने मुझसे धोखा किया है। अब बीरबल हंसता हुआ बोला, यदि मैं कहूं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं तो? तुमने इस कवि से यही कहकर धोखा किया था ना कि कल आना, सो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। धनवान को अब अपनी गलती का आभास हुआ और उसने कवि को अच्छा इनाम देकर वहां से विदा ली। वहां मौजूद सभी बीरबल को प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे।